बांध दो ना। जय माता दी। माता दी। वही इंसान ईश्वर के निकट होता है जिसने अपने इंद्रियों पर मोह माया पर नियंत्रण पा लिया है। जय माता दी। इच्छापुरनी माते की जय। इच्छापुरनी माते की जय। इच्छापुरनी माते की जय। कोल्ड ड्रिंक लाओ। माता जी प्रणाम। 25 लाख है माता। तो क्या इच्छा है तेरी? सिर्फ रखना है या इन्वेस्ट भी करना है? इन्वेस्ट करने माता। इच्छापुरनी माँ की जय हो। अरे किधर है रे तू? मेरे एड फिल्म का शूट पूरा होने के बाद मॉडल भेजने वाला है क्या? अभी तक एक भी एक्टर नहीं है लुक टेस्ट के लिए। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। मैंने उसी के लिए फोन किया आपको। सर मैं एक ना मॉडल भेज रहा हूँ, आप सर उसका काम देखना सर। कमाल का काम किया, बहुत अच्छी मॉडल है सर, आप देखना उसे एक बार। वो पुराना माल मेरे को चिपका रहा है क्या? तेरे को बोला था ना मेरे को फ्रेश फेस चाहिए। सर फ्रेश फेस तो मिल जाएगा, परफॉर्मेंस का क्या? ठीक है चल भेज। या कम ऑन। हाँ नहीं अभी मॉडल्स शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है, लेकिन आप ये वो I'll call you later. Okay? Hi, I'm Renal. Nilesh. How are you? Can I sit? Oh yeah, sure. अरे वो राजेश ने बताया नहीं कि वो इतनी टैलेंटेड मॉडल को भेज रहा है। Thank you. If you don't mind, I want to see your figure because we are shooting for lingerie ad. Yeah, sure. Why not? वाह, परफेक्ट। मुझे ऐसे ही फिगर चाहिए था। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली अंदाजा नहीं आ रहा था, इसलिए आपको कपड़े उतारने के लिए बोले। आई एम सॉरी। That's okay. Work is work. और वैसे भी, if it is related to work, I'm ready for everything. तो एक लुक टेस्ट कर ले। Sure. Why not? अब खड़ी हो जाओ। तो कुछ अलग तस्वीरें लेते हैं। ये थोड़ा ये लो। Oh wow, my God, that's my favorite perfume. तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, सब पता है हमें। आओ। कैसा लगा? अच्छा है, पर तुम्हारा होता तो ज्यादा अच्छा होता। कम ऑन यार। अरे
दोस्त का हो या मेरा हो क्या फर्क पड़ता है, हमें थोड़ी बसना है यहाँ पे, थोड़ी देर मजे करेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। गिफ्ट विफ्ट कुछ देते नहीं हो, बस एक ही चीज तुम्हारे दिमाग में रहती है, इस बार मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। अरे हाँ पता है ना, बहुत सारे गिफ्ट ड्यू, लेकिन मैं दूंगा ना, दूंगा। अरे ये ट्रिप गिफ्ट ही तो है, मान जाओ ना, मान जाओ ना। साला बहुत हो गया इस बड़ों का, फ्री में मजे चाहिए इसे, बस कुछ करो इसका। अरे आप टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ ना, मैं देखता हूँ उसे। हेलो। अरे ये मृणाल किधर है? सुबह से 50 फोन कर चुका हूं मैं, एक का भी रिप्लाई नहीं है। अरे भाऊ, वो असल में क्या है कि वो मृणाल जो है ना 3 हफ्ते के लिए अब्रॉड गई है शूटिंग पे, और आप मेरे ख्याल से बिजी हो गई, तभी आपका फोन उठा नहीं पा रही। क्या अब्रॉड गई वो 3 वीक के लिए? हाँ। अरे मुझे तो कुछ भी नहीं बोला। अब 3 हफ्ते मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अरे भाऊ मैं हूं ना, अरे कमाल का माल भेजूंगा, आप जैसा बोलोगे वैसा। नहीं यार, मृणाल अब मेरे दिमाग में बैठ गई हो। अरे भाऊ, जब मैं मृणाल को भेजा था ना, तब भी आप यही कहते कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अभी देखो मृणाल के बिना आपका क्या हाल हो गया है। भाऊ मैं क्या कहता हूँ, मैं भेजता हूँ ना, आप एक बार ट्राई तो करके देखो एक बार। चल ठीक है, चल भेज दे। ठीक है, मैं कल भेजता हूँ। क्या नाम क्या है? महक। देखो अब मैं तुम्हें सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग एक मेंस परफ्यूम का ऐड बना रहे हैं, तो मैं सिचुएशन देता हूँ तुम्हें। तुम हीरोइन हो और मैं हीरो हूँ, ठीक है? मैंने वो परफ्यूम लगाया है और उस परफ्यूम की सुगंध से तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट होती हो। गेटिंग मी? यस। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमें बर्बाद करके लोगों के करियर बनाया तू। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। इस उम्र में ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? चिल्ला 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 और चिल्ला। किसका झगड़ा हुआ आपके साथ? आप यहाँ कैसे? किसने बोला आपको? अरे हमें फोन आया कि आपका झगड़ा चल रहा है किसी के साथ। नहीं सर, यहाँ पे सब ठीक है। यहाँ पे सब ठीक है, तो फिर ये इतनी सारी चोटें कैसे लग गई आपको? वो मैं ऑफिस आते वक्त स्टेयरकेस से गिर गया था ना, गिर गया था मैं, तो चोट लग गई। अब इसकी मैं आपके पास कंप्लेंट क्या करूं? वो कोई आपको गलत फोन कर दिया होगा, आपको गलत फोन कर दिया होगा। हाँ, सब ठीक है यहाँ पे? देखने से तो लग नहीं रहा कि सब ठीक है, फिर भी लगे कि कोई प्रॉब्लम है, किसी का झगड़ा हुआ है, तो आइएगा कंप्लेंट करने। हाँ आराम कीजिए, चलो। आ रहा हूँ। मैडम का है बेडरूम में। बहुत उड़ रहा है ये। इतना गुस्सा क्या हुआ है? ये देखो, देखो क्या भेज रहा है मुझे। मुझे तो पता भी नहीं चला उसने ये कब रिकॉर्ड किया है, नहीं तो मैं तब के तभी सब कुछ बराबर कर देती। अब क्या करूं मैं? एक तो बुढ़ा वीडियो भेज रहा है और साथ में मैसेज भी भेज रहा है कि मेरे लिए कुछ करो, नहीं तो मैं कुछ करूंगा। क्या करेगा वो? कुछ करो इसका, अभी क्या, अभी कुछ करो, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगी। टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा ना। कुछ करोगे तुम? हाँ टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। हमें बुड्ढा धमकी दे रहा है इसकी, तो मैं सर कल रात से मेरे पति घर पर नहीं आए सर। आपने चेक किया?
हो सकता है अपने दोस्त के साथ ही कहीं गए हो। नहीं सर, मैंने उनके सभी दोस्तों को फ़ोन किया, वो किसी के साथ भी नहीं है। मेरे पति एक एड एजेंसी चलाते हैं, रोज़ 9 बजे तक घर पे आ जाते थे सर। मगर कल जब वो 11 बजे तक घर पे नहीं आए तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आया सर। अभी भी मैंने फ़ोन किया तो स्विच ऑफ ही आ रहा है सर। फिर मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया तो ड्राइवर ने मुझे कहा कि वो गाँव जा रहा है। मतलब कल दोपहर को मोहिते रोड पर गाड़ी लगा के इनको चाबी दे के वो छुट्टी लेके चला गया सर। मतलब आपके हस्बैंड गायब हो गए, उसी दिन से आपके ड्राइवर ने छुट्टी ली। आपके हस्बैंड का फोटो है आपके पास? हाँ हाँ है। ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। कोई दूसरा फोटो नहीं है? सर अभी तो नहीं है, मैं घर पे जाके भेज दूं? शिरके, इनके हस्बैंड का नंबर भी ले लो। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? नीलेश घाड़गे। आपके फैमिली में कौन कौन रहता है? मेरा बेटा रोहन। क्या उम्र है उसकी? 26 साल। वो क्यों नहीं आया? वो सर उसको कुछ काम था इसके लिए। कमाल है, पिता की मिसिंग कंप्लेंट करने से भी ज्यादा जरूरी काम। ठीक है, अब डिटेल्स बाहर दीजिए. शिरके, त्यांच्या ड्रायव्हरच्या आणि गाडीचे पण डिटेल्स घ्या. हो सर, क्या मैम. यही गाड़ी? सर गाड़ी तो यही है. एक काम करो, जरा आसपास पूछो, किसी ने गाड़ी को पार करते हुए देखा क्या? अरे भाई, ये गाड़ी किसने लगाई कुछ पता है? ए रघु, अरे क्या चाय बनाई यार, बिल्कुल शक्कर नहीं इसमें. शक्कर डाल. बता ना तेरे को. और एक रघु, क्या कर रहा है? बस कर. अरे दे दे दे. सर ऑलरेडी चाय इतनी मीठी सर. अरे रघु, बराबर चाय बना रहा है मेरे. सिरके, हम इतने कड़वे लोगों के बीच में रहते हैं ना, कुछ दिन के बाद हम भी वैसे बन जाएंगे, इसलिए मीठे की बहुत ज़रूरत है. सर ये कोई रीज़न नहीं हुआ मीठा पीने का. अच्छा, ये नीलेश मिसिंग केस का क्या हुआ? सर वो गाड़ी थी, वो वहीं पे कई दिनों से पार्क थी, लेकिन किसने पार्क की किसी को कुछ पता नहीं चला, और आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, इसलिए अभी तक हमें भी कुछ पता नहीं चला. वैसे मैंने रत्ना से स्पेयर की लेके उस गाड़ी को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया. ये पब्लिक भी ना सब पुलिस पे डाल देती है. अब इतने दिनों से वहाँ गाड़ी पड़ी है, किसी को कुछ नहीं. कल एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर पब्लिक हमारे पास आ जाएगी. नीलेश के ड्राइवर का क्या हुआ? सर वो गाँव गया हुआ था, मैंने फ़ोन कर दिया, वापस आ रहा है. चिरके, ये रत्ना है ना, उसका फ़ोन मॉनिटर करो. अगर किडनैपिंग केस है तो उसको रैंसम कॉल जरूर आएगा. ठीक है सर, एक मिनट. रत्ना ने नीलेश काटगे की फ़ोटो भेजी है. सर ये तो वही नीलेश है जिसके साथ ऑफिस में किसी ने मारपीट की थी, और ये उसके खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं करना चाहता था. वो मैं ऑफिस आते वक्त स्टेयरकेस से गिर गया था ना. अब इसकी मैं आपके पास कंप्लेंट क्या करूं? मुझे इस केस में झगड़े का और बदले का एंगल ज़्यादा लग रहा है. चलो पता करते हैं, ऐसी क्या वजह थी कि नीलेश ने मार खाने के बाद भी जिसने उसे मारा उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट नहीं की. तुम्हारे साहब के साथ उस दिन इतनी मारापीटी हुई, फिर भी उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की. क्यों? साहब, ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बेटे को जेल भेजेगा? वो तो हमसे गलती हो गई साहब कि बिना सोचे समझे आपको फ़ोन कर दिया, जिसके लिए साहब ने हमको बहुत डांटा भी था. अपने बेटे को जेल भेजना मतलब? साहब उस दिन मारापीटी हुआ था ना, वो कोई और नहीं, साहब का बेटा रोहन ही था. हाँ सर, मारपीट तो की थी, क्योंकि बाबा ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था. जीना मुश्किल कर दिया था हमारा. किस सेंस में जीना हराम कर रखा था? सर मेरे बाबा ठीक से घर का खर्चा भी नहीं देते. जब देखो तब कहते हैं कि जेब खाली है, घटिया से घटिया एड फिल्म बनाते हैं और सारा पैसा उन लड़कियों पर उड़ाते हैं. मेरी आई को भी बहुत परेशान किया है सर उन्होंने, बहुत रुलाया है उसको. सर मैंने आज तक बर्दाश्त किया, लेकिन अब बात बर्दाश्त के ऊपर चली गई है. सर मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें देखा है, लड़कियों के साथ घूमते हुए, उनको गिफ्ट बांटते हुए. और फिर मुझे लगा कि अब तो उन्हें सबक सिखाना ही चाहिए. इसलिए तूने उनको सबक सिखाया.
तो सुधर गए सबक सिखाने के बाद? नहीं, फिर तूने सोचा इनको आखिरी सबक सिखा देते, इनको गायब किया। अब ये बता, वो जिंदा है या मार दिया? मार दिया? ये क्या कह रहे हैं सर आप? वो मेरे बाबा हैं, मैं भला उनको क्यों गायब करूंगा? और सर मैं उनको क्यों मारूंगा? सर ये सफेद झूठ बोल रहा है। मैंने खुद देखा है किस तरह से नीलेश जी को तूने घाव दिए। यहाँ पे सब ठीक है यहाँ पे। एक बात बता, तू सगा बेटा है या सौतेला? सौतेला होता ना सर तो शायद मार भी दिया होता। सगा हूं इसीलिए शायद सिर्फ मारपीट करके ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था सब कुछ, बस। तो 3 जनवरी को कहाँ था? सर मैं अपने दोस्तों के साथ था। चल के इसको अंदर करो। देखो सच बोल रहा है झूठ। चल सर मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैं सर नीलेश गार्गी की सीडीआर रिपोर्ट। चिरकी, ये वो 3 नंबर है जिसमें 3 हफ्तों से लगातार नीलेश टच में था। पता करो किसके नंबर है, और ये भी पता करो जिस दिन नीलेश गायब हुआ उस दिन उसने किसके साथ बात की थी, और उसका मोबाइल लोकेशन में निकलवा। ठीक है सर। राजेश, राजेश क्या हुआ? जल्दी आओ, ये देखो, ये पढ़ो इसे। हे बघ, मैं आधीच टेंशन मध्ये। अब वो टेंशन में एक चाय एक्स्ट्रा पी ली तो क्या हुआ, और वो भी बिना शक्कर की पी। यार कितना शक करोगी मुझ पे? नहीं चलो बाद में फोन करता हूँ। नहीं बाद में करता हूँ। हाँ मैं भी चल रहा हूँ। सर ये नीलेश के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स, इनके हिसाब से उसकी लोकेशन 3 जनवरी को शाम को 4 बजे ओल्ड ब्रिज की थी। उसकी गाड़ी मोहिती मार्केट में मिली शिरकी, और उसका लास्ट मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है ओल्ड ब्रिज। इसका मतलब ऐसा हो सकता है शिरकी कि वो दूसरी गाड़ी से वहाँ गया, लेकिन कोई भी गाड़ी से गया होगा तो टोल नाका क्रॉस करके गया होगा। शिरकी टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। ठीक है सर। वैसे सर वो मैंने नीलेश के ऑफिस में पूछताछ की थी, वहाँ पता चला है कि नीलेश का किसी आदमी के साथ झगड़ा हुआ था। उसने नीलेश को काफ़ी धमकाया भी था, और नीलेश के ड्राइवर सैजू ने नीलेश को बचाया था। सर जिसने धमकी दी थी उसका नाम है धीरज साटम, पेशे से ऑर्गेनाइजर है, इवेंट ऑर्गेनाइजर। पुलिस स्टेशन बोला। ठीक है सर नीलेश गाड़ी का ड्राइवर सही जो आया है। इंस्पेक्टर साहब मैं अपने सांप को गायब नहीं किया। अगर करता तो आपके बुलाने पे खुद यहाँ चल के नहीं आता। तू नहीं आता तो तेरे को लेके आते, समझे? 3 जनवरी को तू नीलेश के साथ था? हाँ साहब, सुबह 11 बजे उनको लेके ऑफिस में गया, फिर वहाँ से 1 बजे एक मीटिंग के लिए गए। वहाँ से वापस आते वक्त 2 बजे साहब को किसी का फ़ोन आया, तो उनको उन्होंने वहीं पे बुला लिया मीटिंग को। किसका फोन था? मालूम नहीं साहब, लेकिन साहब मेरे को बोले कि वो मोहिती लेन में मार्केट के पास गाड़ी पार्क कर दूँ और चाबी उनको आके दे दूँ, और फिर मैं गाँव चला जाऊँ। वो गाँव जाने का छुट्टी बोला था उनको। उसके बाद में नीलेश से मिला तू? हाँ मतलब मिला नहीं, देखा था साहब मैंने उनको। वो मैं आगे रिक्शा के लिए रुका था तो साहब मुस्कुराते हुए किसी के गाड़ी में बैठे और आगे निकल गए। उन्हें देखोगे तो पहचानोगे? पक्का नहीं बोल सकता साहब, एक कांच पे वो सनशेड लगाया था, सिर्फ साहब को देखा, बाकी लोग को देख नहीं पाया, गाड़ी निकल चुकी थी। 6 महीने से इधर तेरे पीछे भाग रहा हूँ। हाँ मेरे 2.5 करोड़ रुपए मुझे दे, वरना है ना तेरे पहुंच से भी ऊपर पहुंचा दूंगा, समझा ना? छोड़ दे। चले चल निक। 15 दिन की मोहलत देता हूँ तुझे, वरना समझ ले मैं क्या कर सकता हूँ। चल निकल चल। लेकिन साहब शांत स्वभाव के आदमी है, वो फिर भी उससे प्यार से ही बात कर रहे थे। धीरज के अलावा और किसी के साथ झगड़ा था? झगड़ा तो नहीं साहब, लेकिन एक के साथ मतलब उनका मचमच चल रहा था। किसके साथ? वो इच्छा पूर्णिमा के साथ। क्या झगड़ा था? शायद पैसों को लेके कुछ था साहब। 2 जनवरी को रात 9 बजे साहब आश्रम में थे,
मैं बाहर उनका इंतजार कर रहा था, इतने में अंदर से झगड़े की आवाज आई। देख, मेरे सारे पैसे मुझे वापस चाहिए, और अगर मेरे साथ शांतपति करने की कोशिश की ना तो सारी दुनिया को बता दूंगा कैसी इच्छा पूर्णिमा है तू, और तेरे सारे काले धंधे में सारे लोगों के साथ। अपने औकात में रह, समझा? पता है ना किसके साथ बात कर रहा है तू? मेरी पहुंच ऊपर तक है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तुझे खत्म करने के लिए। सुन, इसे यहां से बाहर फेंक दे, और दोबारा आश्रम के आसपास भी दिखा ना तो हाथ पैर तोड़ देना इसके। ले जाओ इसे। ये ठीक नहीं किया तूने, मैं देख लूंगा, मैं सबको देख लूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, जब तक केस चल रहा है शहर से बाहर नहीं जाने का। हाँ सर। शिरके, ये नीलेश की गाड़ी हमें मोहिते मार्केट में मिली। उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन ओल्ड ब्रिज था, और ये सेजू के कहने के मुताबिक व्हाइट कलर की है सर। एक काम करो, मोहिते मार्केट से लेके ओल्ड ब्रिज तक का सारा सीसीटीवी फुटेज निकालो, देखो उसमें गाड़ी मिलती है क्या। ठीक है सर। उससे पहले मेरी एक इच्छा हो रही है, इच्छा पूर्णिमा से मिलने की। जय माता दी, जय माता दी। माता अपने बालक की हर इच्छा पूरी करती है। बोलो बालक, क्या इच्छा है तुम्हारी? वो तो हम भी पूरी करते हैं, जब कोई हमारे सादे सवालों का जवाब सीधे सीधे नहीं देता। अच्छी बात है, पर आपकी ये इच्छा हम यहां पूरी नहीं कर पाएंगे। नीलेश घाटगे से अपने पैसे लिए थे? पैसे नहीं, दान दिए थे उसने इस आश्रम के लिए। दान दिया था तो फिर वापस क्यों मांग रहा था? ये हम नहीं जानते, लेकिन एक बात हम जानते हैं, जब उसने हमसे अभद्र भाषा में बात की थी तब हमने उसे उठवाकर बाहर फेंकवा दिया था। तो फिर 3 जनवरी को जब वो गायब हुआ, आपने फोन क्यों किया उसको? हम तो माँ है ना सबके, और माँ अपने बच्चों से ज्यादा रूठ कर नहीं रह सकती। माँ का दिल तो मोम का होता है, इसीलिए हमने सोचा हमारा बालक कहीं कष्ट में तो नहीं है, शायद उसे दान के पैसे की जरूरत होगी, इसीलिए हमने सोचा हम दे देते हैं उसे दान। हमने तो उसे फोन भी किया, लेकिन हमारा फोन उठाने से पहले उसने काट दिया। क्या ऐसा तो नहीं माँ ने अपने बालक को अपने पल्लू में छिपा के रखा है? चिरके, आश्रमाची जड़ दिया। आपके पास सर्च वारंट है? तो आप अध्यात्म के साथ साथ कानून की भी जानकारी रखती है? सिर्फ जानकारी नहीं, पहुंच भी रखती हूँ, और माँ के दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी अगर उसके कारण तुम्हारी नौकरी चली गई तो बालक, ज्यादा उद्यम मत मचाओ, थोड़ा संभल जाओ। नौकरी मेरी मजबूरी नहीं, मेरा फर्ज है। फिर से आऊंगा प्रूफ के साथ, और उस वक्त मेरी इच्छा पूरी करके जाऊंगा। चला शिरके, इच्छा पूर्णिमा। शिरके, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आश्रम का सर्च वारंट निकलवा। ये जगन माता है ना, ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ही नहीं, स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट भी है। आपको लगता है कि पैसों के लिए वो नीलेश को मरवा सकती है? अरे शिरके, जो इंसान पैसों के लिए भगवान का दुकान लगा सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये केस किडनैपिंग का नहीं लगता। अगर ये केस किडनैपिंग का होता तो अब तक जरूर रैंसम कॉल आता। सर, रोहन की मोबाइल लोकेशन डिटेल्स। सर, डिटेल्स के हिसाब से तो 3 जनवरी की शाम 4 बजे से 9 बजे तक वो मॉल में ही था। मॉल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया? हाँ सर, मैंने चेक किया था, वो उस दिन उधर ही था। ठीक है, जाओ। लेकिन श्री, इसे ये तो साबित नहीं होता कि नीलेश को उसने गायब किया है। ऐसा हो सकता है कि उसने किसी से उसको गायब करवाया हो। कुछ दिन उसके ऊपर ध्यान रखो। ठीक है सर। सर, धीरज सट्टम आ गया। सर, मैं उसे क्यों मारूंगा? इवेंट कंपनी के नाम से वो सिर्फ मुझे क्लाइंट लाके देता था। शूट, वो क्वालिटी डिलीवरी, ये सब मेहनत मेरी थी। क्लाइंट को करोड़ों का बजट देता था और मुझे आधे में निपटाता था। सर,
इस बार तो उसने मुझे आधे पैसे भी नहीं दिए सर। वो मुझे देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन लड़के बजबे उड़ाने के लिए उसके पास पैसे थे। मतलब तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना था और तुम्हें पता था कि उसके पास पैसा है लेकिन वो नहीं दे रहा है, इसलिए तुमने उसे किडनैप कर दिया। फिर भी उसने पैसे देने से मना किया, इसलिए शायद तुमने उसे मार दिया। सर मैं उसे किडनैप करने से या मारने से उल्टा फंस जाऊंगा। मार्केट में 2.5 करोड़ रुपए भरने हैं सर मुझे, और अगर सर मैंने उसे किडनैप किया होता तो उसके फैमिली को मैंने फ़ोन किया होता पैसे के लिए। क्यों? तुम्हें किसी ने बताया नहीं? उसको रैंसम कॉल नहीं आया? सर मुझे लगा आपने मुझे यहाँ बुलाया तो अब तक नहीं होगा। ठीक है, जाओ। नीलेश के कार से फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला। नीलेश का बेटा रोहन, इच्छा पूर्णिमा और धीरज साटम, ये सब इस केस के सस्पेक्ट थे। उनका मोटिव समझ में आ रहा था, लेकिन उनके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। ये केस किडनैपिंग का नहीं है, ये भी समझ में आ रहा था, क्योंकि सज्जू ने नीलेश को गाड़ी में हंसते हुए बैठते हुए देखा था। इसका मतलब वो उसके जान पहचान वाले थे, और कोई रैंसम कॉल भी नहीं आया था। मतलब ये केस किडनैपिंग और मर्डर, इससे भी कुछ अलग मामला था। इस केस के बारे में आश्रम से कुछ क्लू मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट ने आश्रम के सर्च वारंट की अर्जी खारिज कर दी। लेकिन अभी भी सवाल ये था कि ये नीलेश गया किसके साथ, क्यों गया और उसका क्या हुआ। ये सब हमारे दिमाग में चल रहा था। ऐसे में इस केस की एक ओपनिंग हमें मिली। सर टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज चेक किया सर, वहाँ ठीक वैसे ही कार पास होती दिख रही है जैसा हमें सैजू ने डिस्क्राइब किया था, और ठीक उसी समय क्रॉस हो रही है जब नीलेश का फोन स्विच ऑफ हुआ था। गाड़ी के अंदर कौन कौन बैठा था? नहीं सर, किसी का फेस साफ साफ नहीं दिख रहा है। सर, ओल्ड ब्रिज के आगे नदी किनारे एक लाश मिली है। बॉडी कई दिनों से पानी में थी सर, इसीलिए पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो चुकी है, और मछलियों ने काफ़ी ज़्यादा हिस्सा खा भी लिया है। यहाँ के लोकल मछुआरों ने हमें फ़ोन किया और उन्होंने बाहर निकाला। हमारी पैरामेडिक्स टीम के मुताबिक जिस टाइप का ये बॉडी है उस हिसाब से ये नीलेश की बॉडी हो सकती है। अच्छा, तो एक काम करो, उसके फैमिली को बुलाओ आइडेंटिफिकेशन के लिए, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। आई शांत हो। ये कुछ सामान मिला है। सर ये तो वही बेल्ट है जो मैंने बाबा को उनके जन्मदिन पर गिफ्ट किया। आई शिरके, ये बेल्ट और चेन के पहचान से ये नहीं साबित होता कि ये बॉडी नीलेश की है। ये बॉडी का और रोहन का डीएनए मैच करा। ठीक है सर। सर नीलेश के कॉल रिकॉर्ड में जो 3 नंबर मिले थे उनमें से 1 नंबर धीरज का है, बाकी के 2 नंबर किसी राजेश पाटिल और रति शिंदे के नाम रजिस्टर्ड है। इन दोनों के साथ नीलेश लगातार टच में था, लेकिन रति शिंदे के साथ पिछले 1 महीने से उसका कम्युनिकेशन बंद है, और राजेश पाटिल के साथ 3 जनवरी को उसने आखिरी बार बात की थी। दोनों को पुलिस स्टेशन बुला। सर मैंने दोनों का फ़ोन ट्राई किया, लेकिन दोनों का ही फ़ोन बंद है 3 जनवरी के बाद। कितने तारीख से? 3 तारीख से। 3 जनवरी? यस सर। मतलब जिस दिन नीलेश गायब हुआ? हाँ सर। एक और इंटरेस्टिंग बात, नीलेश का फ़ोन बंद होने से पहले उसके फ़ोन पर किसी यास्मीन का कॉल आया था। ये यास्मीन यही नया नगर में ब्यूटी पार्लर चलाती है। और ये राजेश पाटिल और रति? सर ये राजेश सतारा का रहने वाला है, और रति संगमवाड़ी में रहती है। तुम एक काम करो शिरके, तुम यास्मीन के पार्लर जाओ, मैं रति से जाके मिलता हूँ। तुम्हारी रति मैडम है क्या घर में? रति मैडम? जी आप मृणाल मैडम की बात कर रहे हैं? मृणाल? जी रति मैडम ही मृणाल मैडम है। उन्होंने वो मॉडलिंग के चक्कर में अपना नाम मृणाल कर दिया है कि घर में? जी अभी तो वो घर में नहीं है, 5 दिन पहले ही निकल चुके हैं यहाँ से। बोल के गई थी कि किसी शूटिंग पे जा रही हूँ। अकेली गई है? नहीं साहब, वो राजेश पाटिल साहब भी थे ना साथ में। राजेश पाटिल? वो भी मॉडलिंग करते? नहीं साहब, वो तो पिछले कुछ दिनों से यही रहते मैडम के साथ। रिलेटिव है? नहीं साहब, दरअसल बात यह है कि वो कुछ अलग टाइप के फ्रेंड है। राजेश साहब का अपना भी काम धाम चलता है, वो नेता वेता लोग के साथ भी, और मैडम का पूरा काम वही देखते हैं।
इसको जानते हो? जी ये तो नीलेश साहब है। नवंबर महीने में तो ये बहुत आना जाना करते थे मैडम के पास, पर पता नहीं क्या हुआ, दिसंबर में आना ही बंद कर दिया उन्होंने। तुम्हारा नंबर दे दो इनको। मेरा नंबर? हाँ, मैं नीलेश जी को जानती हूँ। उनके यहाँ पे जब भी इवेंट्स और एडवर्टीजमेंट होते हैं, मेरे यहाँ से ही हेयर और मेकअप आर्टिस्ट जाते हैं। लास्ट टाइम नीलेश गाडगे से आपकी बात कब हुई थी? ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट कुछ दिन पहले ही। अब आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हमें शक है कि उसका मर्डर हो चुका है। क्या? मर्डर? कैसे? I mean, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। नीलेश के मर्डर के पहले उसकी लास्ट कॉल आपको हुई थी। मेरे साथ बात की थी? नहीं। आपको याद नहीं आ रहा है क्या? मेरे साथ कैसे? नहीं, आपके फोन रिकॉर्ड तो यही कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो मंडे बात हुई थी मेरी उनके साथ। नहीं, ट्यूसडे को। खैर जाने दीजिए। ये बताइए कि नीलेश गाडगे के साथ ऐसा कौन कर सकता है? कोई दुश्मन, कोई दोस्त, किसी पर शक है आपको? देखिए सर, मेरा उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशन था। मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि उनका मर्डर कौन कर सकता है और कौन नहीं। ठीक है। अच्छा, यास्मीन ने कुछ बताया? हाँ सर, ये यास्मीन कह रही है कि इसके साथ नीलेश का प्रोफेशनल रिलेशन था। वैसे काफ़ी ओवर एक्टिंग कर रही है सर ये। अच्छा, ध्यान रखो उस पर। ठीक है सर। रोहन के डीएनए टेस्ट से पता चला कि वो बॉडी नीलेश की ही थी, और पीएम रिपोर्ट से ये पता चला कि नीलेश का मर्डर गला दबाने से हुआ है, और वो भी 3 जनवरी को शाम 4 से 6 बजे के बीच में। यानी ऐसा हो सकता है कि उसको ओल्ड ब्रिज पे मारा गया, बाद में पानी में फेंका और बॉडी बहते बहते दूर चली गई। लेकिन सवाल ये अभी भी था कि क्यों और किस लिए। ऐसे में हमें और एक इन्फॉर्मेशन मिली कि राजेश के क्रेडिट कार्ड से गोवा के लिए 2 फ्लाइट की टिकट बुक की गई है, राजेश पाटिल और रतीश शिंदे के नाम से। हमने तुरंत गोवा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और उन्हें कहा कि जैसे ये दिखाई दे हमें इन्फॉर्म कर दे। अरे यार, मुझे किसी को अर्जेंट कॉल करना है। इतने दिनों से यहाँ गोवा में ही पड़े हुए। दो, मुझे ऑन करने दो। मैडम, आपका ये अर्जेंट कॉल हमें फंसा देगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, 2-4 दिन शांत रहिए। मैडम, आपके लिए मैं कितना कुछ कर रहा हूँ और आप। ब्लडी हेल। सर, ये राजेश पाटिल का कॉल रिकॉर्ड्स है। इनके हिसाब से उसने आखिरी बार बात किसी चंदू मोरे से की थी। ये चंदू मोरे एक्स मिलिट्री मैन है सर, और 3 जनवरी को इन दोनों के बीच 1-2 नहीं बल्कि 15 से 20 कॉल एक्सचेंज हुई थी। फिर ये लगता है केस सॉल्व हो रहा है। एक काम करो, ये चंदू कहाँ मिलेगा देखो, और 3 जनवरी को उसका मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। ठीक है सर। पेपर का पेमेंट लेने आया हूं। कितना हुआ? अरे अरे चंदू, कैसा है तू? हाँ, चल सच सच बता। अभी ये हमारा शिरके है ना, बहुत मारता है। बता। साहब, मी तुम्हाला आधीच सांगितलंय साहेब, मैंने कुछ नहीं किया, और 3 जनवरी को मैं पुणे में भी नहीं था। तू पुणे में नहीं था? नहीं। तेरा मोबाइल घूम रहा था पुणे में। हाँ, कैसे? पहले खड़की मार्केट गया, बाद में ओल्ड ब्रिज गया। तेरा देखो, ये देख तेरे मोबाइल डिटेल्स। हाँ साहब, वो राजेश मुझे बोला था कि उसकी गाड़ी लेके नीलेश को मार्केट से पिकअप करना है और उसे वो ओल्ड ब्रिज के पास छोड़ना है। गाड़ी में कौन कौन था? धीरज था। धीरज साठम? हाँ, तो वो तो एक नाम हुआ। और वो धीरज का असिस्टेंट था महेश, और एक लड़की थी जीनत। तो तुमने नीलेश को मार्केट से उठाया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर, सीन समझ में आ गया। अभी हम 1 शॉट करेंगे। हाँ। मुझे 1 टेक चाहिए। हाँ। मूड, रोलिंग एंड एक्शन। मुझे लगा कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। फिर थोड़ी देर बाद महेश ने मुझे गाड़ी रोकने के लिए कहा, मैंने रोक दी।
अभी आप थोड़ी देर के लिए उतर जाओ, और दादा आप भी, मुझे इनके कुछ क्लोजअप शॉट लेने हैं तो मैं ले लेता हूँ अभी। फिर मैं और जीनत गाड़ी के बाहर पास में ही खड़े थे, वो तीनों ही अंदर थे साहब। मैं जीनत को ही देख रहा था, उसे किसी का फ़ोन आया था और वो नंबर दे रही थी उसे। फिर धीरज बोला अंदर आओ बैठ जाओ, हो गया। फिर मैं और जीनत अंदर गए, मेरे बाजू वाले सीट में जीनत बैठी थी, हम लोग वहाँ से निकल गए। हाँ, थोड़ी देर आगे जाने के बाद मुझे हल्का होना था, इसीलिए मैंने गाड़ी रोकी और थोड़ा दूर जाके आया। मैं वापस आकर देखा तो पर किया क्या तुम दोनों ने? अरे पहली बार शूट पे आई है कि तू? नीचे सीन चालू है, बाकी सब ठीक है। फिर झूठ मत बोलो, मैंने देखा है तुम दोनों को। अरे मैडम समझो बात को, नीचे शूट चालू है, दूसरा यूनिट काम कर रहा है। नीलेश साहब कहाँ गए? अरे उनका पानी में गिरने का शॉट था ना यार, वही चल रहा है। और तुम दोनों टेंशन मत लो यार, नीचे दूसरा यूनिट है, उनको निकाल लेगा पानी में से। अरे यार चलो चलो यार, चंदू बहुत देर लो। चलो मैडम चलो। वो धीरज की और नीलेश की दुश्मनी थी। अगर धीरज गाड़ी में रहता तो नीलेश कैसा बैठता? हाँ साहब, मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया। अब मुझे राजेश ने जितना बोला उतना मैंने किया। उसने जिसको जहाँ छोड़ने बोला था वहाँ छोड़ा मैंने। फिर मुझे न्यूज़ पे पता चला नीलेश की बॉडी मिली थी नदी के पास। फिर मैं डर गया कि कहीं मैं फंस ना जाऊँ, मैं भी तो था ना गाड़ी में, इसीलिए मैं शिल्पा को लेके चिपके बैठा था। महेश की डिटेल्स दे। जी मेरे पास उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम तभी मिले थे ना कुछ देर के लिए। फिर उनको रोड पे छोड़ा और उसके बाद हम चले गए। चल जीनत का मोबाइल नंबर। जीनत का नंबर नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। आया क्या कुछ याद? सांग। सर नीलेश सर के साथ उस दिन मैं भी थी गाड़ी में। मुझे कहा गया था कि ऑडिशन चल रहे हैं यहाँ पे। तुम्हारे और नीलेश के अलावा गाड़ी में और कोई नहीं था? सर 2 लोग और थे, एक चंदू नाम का ड्राइवर था और उसी की साथ वाली सीट पे एक महेश नाम का लड़का था जो डायरेक्ट भी कर रहा था और शूट भी। आर यू श्योर कि गाड़ी में सिर्फ 4 ही लोग थे? यस सर। सर एक्चुअली एक आदमी और आया था जब गाड़ी ओल्ड ब्रिज के पास रुकी थी। मुझे कहा था कि सर का क्लोजअप लेना है, इसलिए तुम्हें गाड़ी से उतरना पड़ेगा। और फिर मैं गाड़ी से बाहर आ गई। एक्चुअली नीलेश का क्लोजअप लेने के बाद मुझे गाड़ी में आगे वाली सीट पे बिठा दिया गया था और मैंने अपना हेडफोन लगाया था। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैंने पीछे देखा तो महेश ने मुझे कहा कि नीलेश जी सो रहे हैं। तो फिर मैंने अपना गाना सुनना फिर से शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद गाड़ी फिर से रुकी। सर मुझे लगा कि ड्राइवर और बाकी लोग ऐसे ही रेस्ट करने के लिए निकले हैं, बट जब मैंने पीछे देखा तो ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कुछ नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हो रहा है। नीचे सीन चालू है, बाकी कुछ नहीं। अरे रिलैक्स, कुछ नहीं है। शूटिंग है, शूटिंग है। झूठ मत बोलो। दूसरा यूनिट है वहाँ पे, वो उठाएंगे उसको। अरे मैडम आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? आप चलो। सर जब हम पुणे पहुंचे तो मुझे उन्होंने 1 लाख का कैश दिया और कहा कि नीलेश जी ने एडवांस दिया है और बाकी पैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मिलेंगे। सर कुछ दिनों के बाद जब मैंने न्यूज़ में देखा तो मुझे पता चला कि नीलेश जी का मर्डर हो चुका है और उनकी डेड बॉडी पास वाले ओल्ड ब्रिज के नदी से मिली है। ये काम तुम्हें किसने दिलवाया था? क्या नीलेश ने डायरेक्ट बुलवाया था? सर नीलेश जी को तो मैं जानती भी नहीं थी, मैं तो यास्मीन जी के थ्रू गई थी। यास्मीन जो वो नया नगर में पार्लर चलाती है वो? सर मैं लड़कियां सप्लाई करती हूँ, अपने पार्लर को ऑफिस की तरह यूज़ करती हूँ। नीलेश और राजेश के यहाँ मैं ही लड़कियां भेजती थी। सर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो लोग नीलेश का मर्डर करने वाले। रति मतलब मृणाल शिंदे को जानती हैं? यस सर, वो भी मॉडलिंग के नाम पर एस्कॉर्ट का धंधा करती है। ठीक है, क्यों जाने। चलो सर, ये चंदू के कॉल रिकॉर्ड्स। सर नीलेश के गायब होने के बाद चंदू 1 नंबर पे बात कर रहा था। जब उस नंबर के बारे में डिटेल्स निकाली तो पता चला वो नंबर गोवा में है।
लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि वो नंबर मृणाल के नौकर का था और नौकर इस वक्त पुणे में है। चंदू एक ही नंबर से बात कर रहा था। तो एक काम करो, वो नंबर ट्रैक करो, देखो कि इसके पास है, उसको उठा के लाओ। जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ उसके पास ही ये नंबर हो सकता है। सर, राजेश ने मुझे बताया था कि नीलेश को ब्लैकमेल करने के लिए ऑडिशन के बहाने एक वो वीडियो बना रहा है। मैंने सोचा उसी बहाने मैं अपने पैसे निकाल लूँ। जब वो शूट खत्म हुआ तो मैं खुद वहाँ जा पे इतने गेलो साहब नहीं, चंदू और मैं पीछे की सीट पर बैठे थे। मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि मेरे पैसे दे देने तो मैं वो वीडियो वायरल कर दूंगा। वो चीखने। मैं 17 साल से नौकरी करता हूँ। तो किससे बात कर रहा है समझ में आ रहा है? मुंह बंद करने से किसी की मौत नहीं होती, दम घुटने से होती है। इसका मतलब नीलेश मरा नहीं, मारा गया। और ऐसा कैसे रे? तू सही जगह सही टाइम पे पहुंचा। तू क्या अंतर्यामी है? धीरज बाबा? हाँ सर, इतनी जल्दी क्या राजेश जी? सर मैंने नहीं मारा सर, मैंने नीलेश को नहीं मारा सर, मैं सिर्फ वीडियो बनाना चाहता था ताकि वो जो मृणाल को परेशान कर रहा है वो परेशान ना करे। वो मृणाल को क्यों परेशान कर रहा था? सर ये नीलेश जो है ना, ये एड एजेंसी का बहाना करके लड़कियां बुलाया करता था। और सर मैं लड़कियां सप्लाई करता था। मृणाल को भी मैंने ही भेजा था, लेकिन सर नीलेश ने ना मृणाल के साथ सेक्स करके उसका वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। प्रूव करना कि तू सिर्फ मेरे साथ है और मेरे साथ ही रहेगी। और अगर तू प्रूव नहीं कर पाई ना तो मैं प्रूव कर दूंगा कि तू असल में है क्या। और सर मैं उसका वीडियो बना के मैं उसको परेशान करना चाहता था ताकि वो मृणाल को परेशान करना बंद कर दे। सर बस सर इतना ही है। तू पक्का सोशल वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि तू भी मृणाल के लिए लाइन में खड़ा था और इतना डेस्परेट हो गया कि तूने नीलेश को मरवा दिया। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मरवाया सर। तू एक बात बता, तेरे गाड़ी में मर्डर हुआ फिर भी तेरे को पता नहीं और तूने कुछ किया नहीं, तो भागा क्यों? सर मैं कहीं नहीं भागी और ना ही मैंने कुछ किया है। ये राजेश क्या कर रहा है, कहाँ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। बहुत इनोसेंट है। राजेश ने कहा चलो कहीं जाके छिप जाते, अब चली गई। हाँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन फिर भी आपको यहाँ रहना पड़े। इस केस में एक नहीं वो सारे एंगल छिपे थे। जलन, जेलसी, बदला, धोखा, लालच। नीलेश के अय्याश बिहेवियर ने उसको गुनाह की दस्तक जरूर दी थी। उसने उसे सुना लेकिन उसे बढ़ावा दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। धीरज, महेश, राजेश, चंदू ये एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर कोर्ट में बार बार बयान बदलने के कारण कोर्ट ने उन्हें नीलेश मर्डर केस में सजा सुनाई। सबूतों के अभाव पर मृणाल का नीलेश मर्डर केस में डायरेक्ट संबंध प्रूव नहीं हुआ, लेकिन नीलेश मर्डर केस के बारे में उसे पता था लेकिन उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, इसके वजह से उसे सजा मिली। जीनत और यास्मीन को भी नीलेश मर्डर केस में सजा मिली क्योंकि उसे इस केस के बारे में पता था लेकिन उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अरे अंधे नहीं है हम, पर 7 कनस्तर तेल सिर्फ 2 हफ्ते में तुम तेल में समोसे तल रही हो, तेल पी रहे हो। पापा तेल इस्तेमाल हो रहा है और जितनी खपत होगी उतनी खपत के बारे में हमको ना समझाओ। तुम 30 साल से रेस्टोरेंट चला रहे हैं हम। तुम यहाँ निक्कर में घुमा करते थे ना, तब से चला रहे और मुनाफा कमा रहे हैं। जब से तुमने और तुम्हारे बहन ने काम करना शुरू किया है ना, माल की खपत ज्यादा हो गई पर धंधा वहीं के वहीं है। कहाँ है तुम्हारी बहन? घर चली गई जल्दी। रसीद पर साइन चाहिए। ला मैं कर देता हूँ। तू क्यों करेगा? हम मालिक है ना तो हम साइन करेंगे। अपने दिमाग को ज्यादा मत दौड़ाओ। ये इसी का बेटा है कि सौतेला है? उनका ये बुढ़ा अंगार साहब तीली लगते ही गरम। 30,000 रुपये महीना सैलरी देते इनको, जबकि इनकी हैसियत सिर्फ 3,000 रुपये की है। हो गया? और सुनो, तेल मंगा लेना मंडी से, इन्होंने सारा तेल खत्म कर दिया है। अरे विशाल, वो ऑरेंज का नया टैब है ना, क्या फीचर्स यार उसके। अच्छा ये बता, तू वीकेंड्स में कहाँ था? तुझे फोन कर करके ना मेरी उंगली घिस गई। किसी को पटा लिया है क्या? कुछ भी यार। सुनना, अब तू एक काम करना, तो चल मैं आता हूँ। चल बाय बाय। क्या बेटा हीरो, खुद को बहुत बड़ा स्मार्ट समझ रहा है क्या?
6 इंस्टॉलमेंट बकाया है तेरी। वो मैं देता हूँ ना, कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ। ए हीरो, सीधे पैसे दे दे, नहीं तो लटका देंगे। भैया जी ने तो बोल दिया तुझे उठाने को। 2 दिन, कल और परसों, समझ गया ना? चल निकाल। दद्दू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 1 मिनट, वो हो जाएगा, मैं कर दूंगा। जाओ बोल। दद्दू, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? लो ना, ये लो, ये लो। दद्दू, एक्चुअली स्कूल में साइंस का प्रोजेक्ट है। अरे वाह। लंदन का, तो उसमें टीचर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं। 2 लाख रुपया? इतना पैसा तो है नहीं मेरे पास। तो तुम एक काम करो ना, ये और 500 रुपए रखना। जा पिक्चर देख के आ। अरे जा तो पिक्चर तो देख के आओ, जा जा। रस्तों की तुम बाप नहीं हो हमारे जो तुम्हारा कहना मान ले। अरे शर्मा जी, ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये हाउसिंग सोसाइटी वाले कह रहे हैं। पिछले 3 साल से आपके यहाँ का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए बिल्डर अच्छा है, आपकी वजह से काम रुका पड़ा हुआ है। ये कंसर्न लेटर पे साइन कर दीजिए ताकि आगे का काम आगे बढ़ सके। तो बढ़िए ना, बिल्कुल आगे बढ़िए। और रस्तोगी जी, आप तो बिल्डर के खास आदमी हो, आपको तो बड़ा एरिया मिलेगा। और हमारे घर तुड़वा के यहाँ पे जो बिल्डिंग बनेगी, वो एक ही बिल्डिंग में सारे छोटे छोटे फ्लैट में हमको घुसा दिया जाएगा। और जो मलाई है वो खुद हड़प लोगे। देखिए, धंधा हम भी अच्छे से जानते हैं, पहले भी कई बार बोल चुके हैं, आज फिर एक बार बोलते हैं। इस सोसाइटी में हमारे 2 घर हैं, एक हमारा, एक मनीष का। तो ये मकान तोड़वा के जो बिल्डिंग बनेगी, उसमें हमें 3 फ्लैट मिलने चाहिए। एक हमारा, एक हमारे बेटे मनीष का, और एक हमारे पोते के नाम, क्योंकि दादा की प्रॉपर्टी में पोते का भी उतना ही हक होता है। शर्मा जी, ये इम्पॉसिबल है। तो हमारी साइन भी इम्पॉसिबल है। जाओ। बहुत हो गया मनोहर साहब, रस्तोगी जी का ऑफर बहुत अच्छा है सबके लिए। मान जाइए वरना कोर्ट जाना पड़ेगा। तो जाओ ना। अरे धमकी किसे दे रहे हो? जाओ। अरे पापा मान जाइए ना। चुप कर रहे। तू क्या जानता है दुनियादारी क्या होती है? कहाँ साइन करना है? यही है ना, इसी पे साइन करवाना है ना। ये लो, हो गई साइन। हाँ, मकान दे रहे हैं हमें। कैसा लगा घर? शानदार। बैठो ना। हाँ। और रेस्टोरेंट तो तुमने देखा ही होगा ना? हाँ, रेस्टोरेंट दिखा दिया होगा, अब घर भी दिखाने लाए हो। अच्छा है। पापा, ये विकास है, मैंने बताया था ना। हाँ, तो तुम शादी करना चाहते हो इससे? जी। उम्र क्या है तुम्हारी? 26। और इसने कितनी बताई अपनी? 27 बताइए पापा। 34 की है ये, तुमसे 8 साल बड़ी है। करते क्या हो? शॉप है। तुमको पूछा है? देखो बात ऐसी है भाई, ना तो शादी का कोई खर्चा मिलेगा ना दहेज मिलेगा। और ये जो रेस्टोरेंट की बात बता रही थी अभी, वो तो जब तक हम जिंदा है उसमें से एक भी ढेला ना तो इसे मिलने वाला है ना तो इसके भाई को मिलने वाला है। ये दोनों हमारे पास सैलरी पे है। पापा आप क्या कह रहे हैं? चुप कर। हम जानते हैं ऐसे मुखोरों को, ये तुमसे नहीं हमारे दौलत से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तो तुमने मुझे मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया यहाँ? कैसी बेइज्जती? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। औकात क्या है तुम्हारी? निकलो यहाँ से, निकलो। विकास, विकास सुनो ना। विकास, विकास। पापा नहीं, दुश्मन है आप। इसके पहले भी 9 रिश्ते आप रिजेक्ट करवा चुके हैं। 34 की हो गई हूँ मैं। पूरी जिंदगी बर्बाद करती मेरी। किसी की जिंदगी हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आदमियों को पहचानने के मामले में तुम तो बिल्कुल जीरो जीरो। और जब तक हम जिंदा हैं, इस घर में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। हाँ, सही कहा तुमने। अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। नहीं, क्या करें, मजबूरी है। नहीं, तुम वही करो जो तुम कह रहे थे। हाँ ठीक है। सेठ जी, वो राशन वाला आया है। हाँ। और ये कुछ वाउचर भी साइन करवानी थी। हाँ, अभी आता हूँ। शुभम। जी सेठ जी। ये लो। हाँ, ये लीजिए। सामान जो है ध्यान से चेक करके लेना। अच्छा सेठ जी, नमस्ते।
1000 रुपये चाहिए था हमें। 1000 रुपये किस लिए? पिछले हफ्ते तुमने 2000 रुपये लिए थे। अब देते हैं कि हम जाएं, कल से आएंगे नहीं। और फिर पता है ना उसके बाद क्या होगा, ना सुनने की आदत नहीं है। कोई पैसा नहीं मिलेगा, तुमको जो करना है कर लो, जाओ। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? दो ना उसे पैसे। तुलसी यहाँ। अरे क्या छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती है? पैसे 1000 रुपये चाहिए ना, ये लो तुम्हारे 1000 रुपये। रोटी और भाजी हमने बना दी है, बर्तन हम कल धोएंगे। और हाँ, रविवार को हम नहीं आ रहे। इस घर को और धंधे को संभालते संभालते थक गया हूं मैं। सेठ जी दरवाजा खोलिए। सेठ जी, हाँ बोल शुभम। हाँ मनीष भैया, अरे वो हम सेठ जी को लेने के लिए आए थे, लेकिन कब से डोरबेल दबा रहे हैं, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। क्या? अरे बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। आप जल्दी आइए यार, हमको बहुत टेंशन हो रहा है। अच्छा मैं चाबी लेकर आता हूँ अभी। हाँ रुकना वहीं पर। हाँ अरे त्रिखा, लेकिन अभी अभी तक नहीं खुला भैया, देखिए अभी तक नहीं खोला। चलो चलो चाबी लाओ। कब से डोरबेल दबा रहे हैं हम। हाँ आ जाओ आ जाओ। पापा पापा पापा। सेठ जी। मम्मी मम्मी मम्मी। सेठ जी दीदी। सर सभी मौत स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई है, गले में जख्म गहरे हैं। सर मुझे तो लगता है रस्सी या ऐसी किसी चीज़ से हत्या की गई है, लेकिन हमें यहाँ से ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं। और कबर्ड और रूम की हालत देख कर लगता है कि लूटपाट की वजह से ही हत्या की गई है। कोई फोर्स्ड एंट्री? नहीं सर। इसका मतलब ये लोग कातिल को जानते थे। कातिल के लिए दरवाजा खोला, कातिल अंदर आया, इनको मार के फरार हो गए। 3 हत्याएं हुई। सभी थानों को अलर्ट करो और पता करो कोई लूट मार वाला गैंग सक्रिय तो नहीं। सर घर में ज्यादा पैसे नहीं रहते थे, रेस्टोरेंट की कमाई हर तीसरे दिन पापा बैंक में जमा करवा देते थे। सर मम्मी के जेवर भी ज्यादातर लॉकर में ही रहते थे बैंक के। आप लोग किधर रहते हैं? सर मैं और मेरी फैमिली यहीं कॉलोनी में आगे रहते हैं। कल मैं आया था पापा से मिलने। क्यों? रोज ही आता हूँ सर गुड नाइट कहने। क्या बातचीत हुई थी कल? दरअसल मेरी बहन निधि अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान थी सर। 34 साल की हो गई थी। जब पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे तब उसने मना कर दिया और वो खुद अपने लिए लड़का ढूंढ रही थी। पापा बता रहे थे कि कल उसने किसी लड़के को बुलाया था, पर क्योंकि उसकी उम्र कम थी पापा को पसंद नहीं आया तो पापा ने उसे बेइज्जत करके भेज दिया। क्या नाम था उसका? मालूम नहीं। आप? ये मेरी वाइफ। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम त्रिखा है। घर में और कौन कौन? जी मेरा बेटा विशाल है जो अभी स्कूल गया हुआ। घर में कोई नौकर चाकर है? जी हाँ, मेरी नौकरानी है, तुलसी नाम है उसका। रात में वो यहीं रहती है? जी नहीं, काम कर कर चली जाती है अपने घर। रोज सुबह 8 बजे आ जाती है, पता नहीं आज कहाँ रह गई। कोई फोन भी नहीं आया उसका। साहब मैं कल रात को सेठ जी को मिला था, रोज आता हूँ वो वाउचर पे दस्तखत लेने के लिए। तो रात सुबह क्यों आए? सुबह सेठ जी को मैं रेस्टोरेंट लेने के लिए आता हूँ। रेस्टोरेंट में किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कल रात कितनी देर तक थे तुम यहाँ? साहब मैं तो बस वाउचर्स में साइन करा के निकल गया था। सर मुझे तो ये डकैती या हत्या का मामला लग रहा है। नहीं सिंह, मनोहर के बेटे का कहना है कि हर 2 दिन के अंदर वो बैंक में पैसे डिपॉजिट किया करता था और गहने जेवर तो तिजोरी में। चोरी सिर्फ एक बहाना है पुलिस को गुमराह करने का, असली मसला कुछ और है। हो सकता है सर। ये इनके यहाँ जो काम करती है तुलसी,
उसे पूछताछ के लिए बुलाओ और निधि के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, पता करो ये कौन सा आदमी है जिसे उसने घर पे बुलाया था। तो आपके कहने का मतलब है कि उसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया? लेकिन सर अगर वो ऐसा करता भी है तो निधि को क्यों मारेगा? अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। घर वालों के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और आस पड़ोस में पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा। सर और सुनो, तुलसी का घर कौन सा है? सर वो रहा सर, उसके घर पर तो डाला है, इसके बाजू में उसकी बहन चमेली का घर है, उनसे पूछ लेना सर। साहब तुलसी बहन है मेरी, मनोहर साहब के यहाँ काम छोड़ने बोल रही थी। क्यों? क्या मालूम साहब क्या हुआ है वहाँ पे। जब भी वो बोलती थी काम छोड़ने के लिए, मनोहर साहब उसकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। अच्छी, तुलसी और कहाँ कहाँ काम करती है? बस मनोहर साहब और उनके बेटे मनीष के यहाँ काम करती थी। मनीष? अरे साहब मालूम नहीं कैसे हर महीने तनख्वाह बढ़ती थी तुलसी की मनोहर जी के घर पे। हर महीने? कहीं मनोहर जी का कोई चक्कर तो नहीं था तुलसी के साथ? इस तरह से अचानक उसका गायब हो जाना कोई बड़ी वजह तो जरूर होगी। इस तुलसी के बारे में जल्द से जल्द पता लगा और फैमिली से पूछताछ करो, शायद कुछ पता लगे। सब पापा कब कब तुलसी का पैसा बढ़ाते थे हमें मालूम नहीं सर, हमारे सामने तो नहीं बढ़ाया उन्होंने। ये मनोहर जी और तुलसी का कहीं कोई नहीं मैम, पापा ऐसे नहीं थे। ये तुलसी का स्वभाव कैसा था? सर एकदम अक्खड़, मर्जी की मालिक। रोटी और भाजी हमने बना दी है, बर्तन हम कल धोएंगे। और हाँ, रविवार को हम नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, आप लोगों में से कोई भी हमें बिना इन्फॉर्म किए शहर से बाहर नहीं जाएगा। जी सर। इस तुलसी का कोई तो चक्कर है। इस औरत का कुछ पता चला? सर कांस्टेबल किशोर ने इन्फॉर्मेशन निकाली है। तुलसी को किसी ने मेरठ के बस पर चढ़ते हुए देखा है। मेरठ पुलिस को इन्फॉर्म करो। मुझे लग रहा है मनोहर और इस औरत का कोई तो चक्कर है, या फिर सीधे सीधे मार के चली गई और तिजोरी में जो मिला वो लेकर चली गई। लेकिन सर 3 लोगों का गला, वो भी एक औरत नहीं। जवान औरत कर सकती है, या फिर किसी की मदद ली, कुछ भी पॉसिबल है। जी सर। इस मनोहर शर्मा का बैंक अकाउंट किस बैंक में ये पता लगा, स्टेटमेंट निकालो। देखें तो सही कि हर 2 दिन में ये बैंक में पैसे डालता भी था, या फिर बात कुछ और है। सर और सर, ये निधि के कॉल रिकॉर्ड उस शाम को इसके बाद किसी विकास सरीन से हो रही थी। इनफैक्ट पहले भी बहुत बातें हो चुकी हैं। पता निकलवा लिया इसका, बुलवा भी लिया। गुड। निधि शर्मा को कब से जानते हो? सर 1 महीने से रिलेशनशिप में है मैं और निधि। कहाँ मिली? इंटरनेट पे। उम्र में तुझसे बड़ी है, पैसा देके उसके पीछे पड़ा। सर कैसी बात कर रहे हैं, वो अच्छी लड़की है। देख होशियारी मत कर, है नहीं थी, मर चुकी है वो। ये मुझे नहीं मालूम है सर। ये तो मालूम है ना, उसके बाप का रेस्टोरेंट है। पहले नहीं पता था, बाद में मालूम हुआ सर। और निधि ने मुझे खुद प्रपोज किया था सर। अपने पापा से भी उसी ने बात करी थी। मैं जब उस दिन उसके घर गया, उस बुढ़े ने निधि के पापा ने सर मेरी इज्जत उतार ली। मैं मानता हूँ सर कि मन में थोड़ा लालच था कि मैं भी बड़े घर का दामाद बनूँ, और दामाद बन नहीं पाया तो सबको मार के बदला ले लिए। उस रात को कहाँ था तू? सर यही था, बस्ती में ही था। लॉकअप में मत करो सर। लेके जा। सर मैंने कुछ नहीं किया, आप पता करवा लीजिए, मैं बस्ती में ही था। सर सिंह, पता करो ये सच बोल रहा है कि नहीं, और मनोहर का बैकग्राउंड चेक करो। अगर एक सड़क चलता आदमी उसकी लड़की के जरिए उसे टारगेट कर सकता है, तो कुछ और लोग भी हो सकते हैं। चल। कहाँ था तू इतने दिनों से? कितने दिनों से फोन ट्राई कर, फोन क्यों नहीं उठाता तू? झुमके मेरे लिए अपने ब्याह के दिन पहनूंगी। चल बता कब रचा रहा है ब्याह, और ज्यादा टाल मटोल मत करना। कैसी लग रही हूं मैं? आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? अब मैं पुलिस स्टेशन गया था। क्या हुआ? ऐसे ही कुछ पूछताछ करनी थी। सोचा थोड़ा था तो फिर टेंशन मत लो, सोचो।
कुछ नहीं माँ, बुक जमा कर रहा हूँ। कल थियरी का एग्जाम है ना, तो सोचा अभी तैयारी कर लूँ। मैं चलता हूँ, बाय। वो क्या है ना साहब, सेठ जी थोड़ा कड़वा जरूर बोलते थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। अभी कुछ 15 साल से ये मनीष भैया और निधि दीदी यहाँ पर नौकरी करते थे। नौकरी करते थे मतलब? ये रेस्टोरेंट तो उन्हीं का है ना? बेटा बेटी को निकम्मा बोलते थे मैडम, और सेठ जी मनीष भैया पर भरोसा नहीं करते थे, किसी की भी इज्जत उतारने में आगे रहते थे, यहाँ तक कि बेटा बेटी को भी नहीं छोड़ते थे। ये आदमी मनोहर शर्मा कहीं अपनी स्वभाव के चलते किसी की नफरत का शिकार तो नहीं बन गया है? लेकिन सर साथ में 2 और लोग भी तो मरे थे। अब मनोहर शर्मा के लिए उन दोनों की मौत हुई है या उनके चक्कर में मनोहर शर्मा को मारा गया है, वो तो वक्त ही बताएगा। ये देखिए, बहुत ही बेरहमी से गला दबाया गया है। लेकिन सर इतनी बेरहमी से कान क्यों काटे होंगे? हो सकता है कान के जेवर निकालने के लिए। सर ये फोन मिला है, लगता है इस लड़की का है। इस नंबर को CDR में भेजो, सारे डिटेल्स निकालो। अब फॉरेंसिक टीम को बोलो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। हाँ साहब, यहाँ का सेक्रेटरी मैं ही हूँ। डेवलपर का खास आदमी है भुवन रस्तोगी। 3 साल से मनोहर साहब के पीछे पड़ा है कंसेंट पेपर पे साइन कराने के लिए। रस्तोगी बोल रहा था अब तो बुढ़े के मरने के बाद ही कुछ हो पाएगा। क्या है ना कि करोड़ों अटका हुआ है डेवलपर का। अच्छा एक बात बताइए, अब जब मनोहर जी नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, तो पेपर पे साइन कौन करेगा? कौन करेगा? बेटा बेटी। और सॉरी, बेटी तो मर चुकी है, मनीष ही करेगा। उसको तैयार भी कर लिया है रस्तोगी ने। सर रिंग जा रही है, रस्तोगी फोन नहीं उठा रहा है, लगता है फरार हो गया सर। मुझे तो लगता है सारा खेल फायदे नुकसान का है। फायदे और नुकसान का? ऑफ कोर्स। घर पे बाप का कंट्रोल, रेस्टोरेंट पे बाप का कंट्रोल, रीडेवलपमेंट बाप की वजह से रुका। मनोहर की मौत से मनीष, रस्तोगी, तुलसी और ना जाने कितने लोगों को फायदा हो सकता है। तो फिर बहन क्यों मारी गई सर? देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा मनीष ही को है, क्योंकि कोई अब हिस्सेदार ही नहीं। एक काम करो, ये सारे घर वालों के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, इनके मूवमेंट्स पे नजर रखो। इस परिवार से जुड़े हर एक इंसान की पूरी कहानी चाहिए मुझे। चलो। सर। हाँ कम है। सर ये मनोहर के बैंक अकाउंट के डिटेल्स। इस अकाउंट में पिछले 1 हफ्ते में कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ है सर, लेकिन हाँ मनोहर की बीवी के जेवर लॉकर में मौजूद है। हो सकता है मनीष को इस बात का पता ना हो, या फिर पैसों को लेके हमसे कुछ छुपा रहा हो। सर बाय द वे, मनीष का भी एक सेविंग अकाउंट इस बैंक में है। उसके अकाउंट के ट्रांजैक्शन पर नजर रखो। मुझे पूरा अंदेशा है कोई ना कोई हरकत जरूर होगी। भाई अभी 1 लाख रुपए रखो, बाकी देता हूँ बाद में। क्या बोला था तुझको? प्लीज भाई, अभी मैं इतना ही निकाल पाया, मैं खुद करता हूँ कुछ अरेंजमेंट। 2 दिन है तेरे पास, समझा ना? जैसे तीनों मरे ना घर पे तेरे, वैसे तुझे भी। चल निकल निकल निकल। सर 16 अक्टूबर यानी कि मर्डर की रोज, दोपहर को आधा घंटा और शाम में 5 मिनट मनीष और रस्तोगी में बात हुई। मैं कम इन सर? कम इन। सर अभी अभी बैंक से फोन आया था, मनीष ने अपने अकाउंट में 9 लाख रुपए डिपॉजिट कराए, वो भी कैश। जिस बात का मुझे अंदेशा था वही, ये पूरा का पूरा खेल मनीष और डेवलपर का लगा। ये रस्तोगी तो फरार है, इससे पहले मनीष फरार हो जाए उसे उठा के लेकर, और पता लगा ये रस्तोगी है कहाँ। एक घर में 3 लोगों की एक साथ हत्या हो गई। इस घर में मरे हुए लोगों से सबको बैर था, हर कोई रंजिश पाल रहा था, लालच को पनाह दे रहा था। इनके रिश्तों में ही दस्तक थी, कोई भी कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। अरे सर, मेरी रस्तोगी के साथ कोई प्लानिंग, कोई सेटिंग नहीं थी। मैं क्यों मारूंगा अपने पापा को, मम्मी को और बहन को? तो फिर इतने सारे पैसे आए कहां से? 9 लाख रुपए थे ना? नहीं सर, 10 लाख रुपए थे। 1 लाख रुपए कहां गए? मालूम नहीं सर। वो 1 लाख रुपए की तूने सुपारी दी थी ना अपने माँ बाप अपनी बहन को मारने के लिए, क्योंकि उनको मार के सबसे ज्यादा फायदा तुझे ही है। रीडेवलपमेंट, रेस्टोरेंट और घर सब कुछ तेरे नाम पर हो जाएगा, तेरी मनमानी चलेगी, है ना? देखिए सर, आपको जो कहना आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने किसी की कोई सुपारी नहीं दी है। सर पाई पाई करके पैसे जोड़े हैं रेस्टोरेंट में काम करके। जोड़े हैं या फिर वहां से तोड़े हैं? देख सब सच बता, वरना हलक से जबान निकालूंगा, समझा? बोल।
सर देखिए, रेस्टोरेंट में काम करने के पापा मुझे 30,000 रुपये देते थे। आपको लगता है 30,000 रुपये में घर चल सकता है? तो कभी कभार ऊपर से 1,000-2,000 रुपये मार लेता था। मर्डर के दिन रस्तोगी से बातचीत हुई थी तेरी? बहुत बातचीत होती थी उसके साथ, क्यों? सर उस दिन पापा का रस्तोगी के साथ फिर से झगड़ा हुआ और उस शाम। अरे मनीष भाई, अपने बाप को कंट्रोल में रखो, एकदम लिमिट से बाहर जा रहे हैं वो। मेरे बस में कुछ है क्या? जानता हूँ, ऐसे ही माँ बाप के बारे में बच्चे बोलते हैं कि जल्दी निकल जाए तो अच्छा है। आप मनीष भाई मेरी बात सुनो ना, आप दस्तखत करवा दो, मैं सामने वाले से ना आपको कुछ पैसे दिलवा दूंगा। कितने? डेवलपर दरिया दिल आदमी है, उसको बोल कर ना 10 लाख रुपया दिलवा दूंगा। 2 लाख पेशगी, बाकी 8 लाख काम होने के बाद। देखो, मेरा बाप दस्तखत तो नहीं करेगा, कोई दूसरा रास्ता है तो बताओ। एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता डेंजर है। समझो आपके ही सहन से काम चल जाएगा। क्या जुगाड़? मालूम नहीं सर। ठीक। सर मेरा इसमें कोई हाथ नहीं सर, आप मुझे इस तरह यहाँ पर क्यों बांध कर रखे हुए? हमें भी नहीं मालूम। सर प्लीज सर। क्या काम है? मैडम आपका पार्सल। नहीं, हमें कोई पार्सल नहीं चाहिए। जिसे पार्सल चाहिए वो अंदर है। वो मिला, वो वाला रूम देखो। हो गया, चले। ये क्या बोल रहे हैं सर, मैं छुपा थोड़ी ना था, वो तो मेरा ही घर था। और सर ऐसे 4 घर है मेरी दिल्ली में। मनोहर शर्मा को, उसकी बेटी को, उसकी बीवी को तूने मारा था या फिर सुपारी दी थी? ना तो मैंने किसी को मारा है, ना तो मैंने सुपारी दी है। देख, 3 दिन की रिमांड ले रखी है, सच सच बोल दे, वरना और भी तरीके आते हैं हमें। सर वो मनोहर 3 साल से साइन नहीं कर रहा था सर, रीडेवलपमेंट पेपर पे। वो सब हम जानते हैं। उसके बेटे के साथ क्या प्लानिंग कर रहा था तू? वो भी कानूनी रास्ता था, अपने बाप को पागल डिक्लेयर करना चाह रहा था। और सर वो मनोहर पागल ही था सर। देख, तू अब हमें पागल बना रहा है, समझा? सब तुलसी को मेरठ में देखा गया। सर, अरे सर मेरी बात सुनिए। अरे वाह, इतने सुंदर झुमके। मुझे तुमसे एक बात कहनी है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो अब ये शादी ना करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। साहब हम डर गए थे साहब, उस घर के लोग सब एक दूसरे के पीछे ही पड़े रहते थे, हम पे भी शक कर रहे थे साहब। हमारा तो झगड़ा भी हुआ था मनोहर साहब से, इसीलिए भागे थे साहब हम। झगड़ा क्यों? सब वो है ना मनोहर साहब, वो सबसे झगड़ते थे साहब। फिर काम क्यों करती थी वहां? पति की तनख्वाह क्यों बढ़ाता था? क्या तू बढ़वाती? क्या चक्कर था? मैंने पूछा चक्कर क्या है? बोलेगी या इनसे बुलवाओ? बोल। सब कुछ चक्कर नहीं था हमारा, उस घर में हमारी इज्जत लुटाई गई थी। क्या? किसने? मम्मी, मैं अंकित के पास जा रहा हूँ, आता हूँ। तुलसी, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, कमरे की सफाई करके पापा जी के घर निकल जाना, ठीक है? ये बात मैंने
पापा जी को बता दी। तू मेरी औलाद है या पिछले जन्म का दुश्मन? ये औरत अगर बाहर चली गई, बात बाहर फैली तो इज्जत किसकी उछलेगी? हमारी, क्योंकि तेरी तो कोई इज्जत है ही नहीं रे। बस आप इस बात को यही रफा दफा कर दो। ऐसे कैसे इस बात को यही रफा दफा कर दे पापा जी? इज्जत तो हमारी लुट गई है यहाँ पे। इंसाफ अब आपको दिलाना होगा। तुलसी, मेरी बात सुनो आप। नहीं पापा जी। अच्छा एक बात सुन तो लो, नहीं समझ में आया तो जो तुमको करना है वो करना। हाँ? आओ तो सही, मैं समझाता हूँ। आओ। देख तुलसी, हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। तो तुलसी, ये मर्द जो है ना कुत्ता होता है, बिल्कुल कुत्ता। मारा उसको, तुम्हारे सामने थप्पड़ मार दिए। तुलसी ये रखो, ये कुछ पैसे रखो, तुम्हें हमारी कसम है। पकड़ो पकड़ो, और देंगे हम। तुम चाहोगी उतना, पर आज के बाद तुम हमारे घर काम करोगी, पर कहीं और काम नहीं करना है। मुंह है तो बात कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुंह से निकल जाती है ना। लेकिन अगर ये बात बाहर किसी को मालूम पड़ी तो मनीष का तो जो होना है वो होगा ही, और तुम्हारी इज्जत भी जाएगी ना। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अपराध था, तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? सब हमें अपनी बात में फंसा लिया था पापा जी ने, अपनी इज्जत की दुआई देके। तुम्हें क्या लगता है ये मनीष ने अपने माँ बाप और अपनी बहन को मारा है? पता नहीं साहब, उस घर में सब एक जैसे हैं, बच्चा हो या बड़ा। मतलब? वो मनीष का बेटा विशाल, पापा जी सबसे ज्यादा उसे ही मानते थे, और वो पापा जी से हमेशा पैसे मांगते रहता था, और पापा जी उस पे हजारों लुटाते थे सब। इतने पैसों को करता क्या था? पता नहीं साहब, स्कूल में है, मगर बड़ों वाली सारी बुरी हरकतें हैं उसमें, और एक नंबर का बिगड़ैल है सर। और एक बार तो साहब से उसने 2 लाख रुपए मांगे। टीचर ने 2 लाख रुपए मांगे। उर्मिला, इनका स्टेटमेंट लो और इस मनीष के खिलाफ रेप का केस दर्ज करो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने कम उम्र के लड़कों को इतने पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी? ड्रग्स वग्स का तो कोई चक्कर नहीं है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल ने अपने दादाजी से पैसे मांगे हो, दादाजी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने दादाजी को मार दिया? ये बात तो विशाल ही बेहतर बता सकता। उसे उठवाओ। सर एक और केस बन रहा है तेरे खिलाफ। तुलसी ने बयान दे दिया, रेप किया था ना उसका तुमने? गलती हो गई सर, पर मैंने पापा मम्मी और बहन को नहीं मारा सर। मुझे माफ कर दो सर, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सर प्लीज। सर कॉल आया था, विशाल घर स्कूल ट्यूशन वगैरह ऐसी किसी जगह पर भी नहीं है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। विशाल ने क्या किया? विशाल ने अपने दादा से 2 लाख रुपए मांगे थे। पता है क्यों? सर ये तो पता है कि पापा ने उसे पैसे देकर बिगाड़ दिया था, लेकिन 2 लाख रुपए क्यों मांगे थे मालूम नहीं। ऐसा करो, विशाल का फोन सर्वेलेंस पे डालो और दिल्ली से निकलने वाले सारे एग्जिट पॉइंट्स को अलर्ट करो, और विशाल के फोटो सर्टिफिकेट लेकर। हाँ सिंह बोलो। सर अपना खबरी चंदू बता रहा है कि निधि और शुभम के बीच कुछ तो चल रहा था, दोनों को कई बार एक साथ देखा गया है। इस शुभम से पूछताछ करो, पता करो मामला क्या है। ऐसा कोई मामला नहीं था साहब। दरअसल निधि दीदी अपने पिता और भाई के स्वभाव से परेशान रहती थी, इसलिए वो हमसे बात करके अपना दिल हल्का करती थी। सर ये आई कार्ड मिला है। सुमन पांडे, नर्स, सिटी हॉस्पिटल। मोडस ऑपरेंडी तो सेम है, और इसके कान भी काटे गए हैं। इस घर में और कौन रहता है? नहीं साहब, ये अकेली रहती थी। यहाँ कोई आता जाता था? नहीं साहब, ये बस अपने काम से काम रखती थी। इसका मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है ना सर। मोबाइल नंबर लो और कॉल रिकॉर्ड निकालो। सर। हाँ सर। विशाल के कॉल रिकॉर्ड। मर्डर के रोज इस नंबर से विशाल को 4 फोन आए। कॉलर का नाम कोई प्रभात लाल है। गणेश नगर का एड्रेस तो दिया हुआ है, लेकिन वहाँ कोई है नहीं। सर ये विशाल शर्मा अक्सर मीरठ आता जाता रहता है। ये देखिए सर, ये सारे कॉल्स मीरठ से हुए हैं, और सबकी लोकेशन हर हफ्ते 1 से 2 रोज मीरठ की रही है। सर ये विशाल शर्मा अक्सर मीरठ आता जाता रहता है। ये देखिए सर, ये सारे कॉल्स मीरठ से हुए हैं, और सबकी लोकेशन हर हफ्ते 1 से 2 रोज मीरठ की रही है। एक 16 साल का लड़का दिल्ली से मेरठ, भला क्या करने जाता होगा? केस एकदम उलझ चुका था, कोई भी लिंक एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा था।
लेकिन हम फिर भी हर एक लीड को फॉलो कर रहे हैं। साहब, वो मैं विशाल को लड़कियां सप्लाई करता था साहब। लड़कियां? कब से? साल भर से। यहाँ दिल्ली में? नहीं साहब, विशाल हफ्ते के हफ्ते मेरठ आता था साहब। शुरू में बराबर पैसा रहता था, बाद में उधारी पे आ गया साहब। 2 लाख रुपया बकाया था, इसीलिए 16 तारीख को मैंने उसको फोन किया था। लड़कियां पैसा मांग रही थी साहब। परसों उसने 1 लाख रुपया लाके दिया और बोला 2 दिन में देता हूँ, फिर फरार हो गया साहब। हम लोग भी उसी को ढूंढ रहे हैं साहब। परसों मिला था तुझे? सर, विशाल मेरठ में एसपी रोड पे अपने दोस्त के घर में। मेरठ पुलिस को अलर्ट कर। सर। अरे विशाल, अरे इतना टेंशन में क्यों यार? हर बार आता है मस्त रहता है, इस बार क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं यार। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ सर? सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर आप कहाँ लेके जा रहे सर? सॉरी सर, वो मुझे लड़कियों का शौक लग गया था। तेरे शौक के बारे में तेरे मम्मी पापा को पता? नहीं सर, मम्मी पापा को मत बताना सर, प्लीज सर, उन्हें मत बताना सर। अपने दादा दादी और बुआ को कैसे मारा? दादा दादी और बुआ को नहीं मारा मैंने सर। फिर वो 1 लाख रुपए कहाँ से आए जो तूने परसों चुकता किए? सच बता दे, अपने दादाजी को मार के तिजोरी से पैसे निकाले थे ना तूने? नहीं सर, मैंने अपने दादू को नहीं मारा सर। वो पैसे मैंने अपने पापा की सेविंग से चुराए थे। पापा अपनी सेविंग अलमारी के पीछे जमा करके रखते थे, वो मैंने देख लिए थे, वहीं से उठा के मैंने उन्हें दे दिए। सर मैं डर गया था कि अगर पापा को मालूम पड़ेगा तो वो मुझे पीटेंगे, इसलिए मैं घर से भाग गया। सर मैं अपने दादू से बहुत प्यार करता था सर, मैंने उन्हें नहीं मारा सर। हम केस को सॉल्व करने के लिए हर एक एंगल तलाश रहे थे, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, लाइट और नल लगे तो कहीं और होते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन कहीं और होता है। उसी तरह से इस केस का कनेक्शन कहीं और था। मेरठ थाने से हमें कई अहम सुराग मिले थे। रावत जी, पिछले 2 साल में मेरठ में 5 मर्डर हुए हैं और सबका मोडस ऑपरेंडी सेम ही है। सब लड़कियों का गला घोटा गया है और उसके बाद उसके कान काटे गए। आखिरी विक्टिम के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं। एक नंबर है 7021345 जो विश्वास कुमार के नाम से है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, लेकिन स्विच ऑफ करने से पहले उसने तुलसी मिश्रा को फ़ोन किया था। तुलसी मिश्रा? जी, इसका एड्रेस दिल्ली है। हमारी उससे एक बार बात भी हुई है। नहीं साहब, हम किसी विश्वास कुमार को नहीं जानते। देखो सच सच बता दो, विश्वास पर मर्डर का केस चल रहा है। उसने तुमको फ़ोन किया था, ये रिकॉर्ड है मेरे पास। नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम नहीं जानते किसी विश्वास कुमार को। ठीक है, अगर वो दोबारा तुमको फ़ोन करता है तो मुझे बताना। मेरा नंबर सेव करो। जी साहब, जी साहब। उसका नंबर सर्वेलेंस पे भी डाला है, लेकिन अभी तक कोई लीड नहीं मिली है। ये तुलसी मिश्रा घरों में काम करती है। ये केस के सिलसिले में हमारे यहाँ लाई गई। इस विश्वास कुमार की क्या हिस्ट्री है? पता नहीं सर, तुलसी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चलिए दूर हटिए आप लोग। सर, हाँ। मुरादनगर में एक औरत की लाश मिली है, हाथ पे टैटू है, तुलसी मिश्रा। सर, कहीं विशाल विश्वास कुमार तो नहीं है? वो भी तो मेरठ जाता था। ये विश्वास कुमार तुलसी के टच में था और अब तुलसी मर गई है। इस तुलसी के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो। वहाँ के मर्डर्स और यहाँ के मर्डर्स में कॉमन लिंक तुलसी है। इसी के जरिए हमें पता चल सकता है कि मनोहर उसकी बीवी और उसकी बेटी को किसने लिया। मनोहर उसकी फैमिली से जुड़े सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करें, शायद कुछ मिल जाए। सर, अब मामला कुछ साफ होने लगा था। मेरी टीम ने दिन रात एक कर दिए थे, हर एक डिटेल को बारीकी से परखा था और अब हमारे हाथ कुछ अहम सुराग लग गए। मैं कमिंग सर? कमिंग सर। तुलसी मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड। तुलसी से फ्रीक्वेंटली बात सिर्फ निधि
त्रिका इसकी होती थी और सर यही हर हफ्ते मेरठ भी जाता था। देर आए दुरुस्त है। पूजा पाठ कर ली? चला प्रसाद हम देंगे तुझे, चल। साहब अरे चल। अरे साहब सब मत मरो, सब मत मरो, सब बस करो। बस अब सच सच बता, बोल। बताता हूँ साहब। अब हम क्या बताएं साहब, बचपन में ही अनाथ हो गया था, सारी गलत हैबिट हमको लग गई। कक्षा 10 तक पढ़ाई किए, फिर उसके बाद आउट, फिर धीरे धीरे लड़की लोगों से दोस्ती हो गया हमको, उनकी लत लग गई। वहाँ मेरठ में एक कैंटीन में काम पकड़ लिया था, लेकिन साहब वो कैंटीन का मैनेजर हमको एक लड़की के साथ में देख लिया, फिर नौकरी से लात मार के भगा दिया हमको वहाँ से। फिर मैं दिल्ली आ गया साहब, फिर मैं मनोहर साहब के यहाँ काम पर लग गया। मनोहर साहब को एक भरोसे का आदमी चाहिए था, फिर धीरे धीरे मैंने उनका भरोसा जीत लिया। अब यहाँ दिल्ली में कुछ नहीं करता था, बस अपना शौक पूरा करने के लिए मेरठ चला जाता था। मेरठ में 5 लड़कियों के मर्डर हुए थे, क्यों मारा उन्हें और उनके कान क्यों काटे? साहब माँ ने झुमके दिए ये कहकर मैं सबको पटाता था, मैं तो बस उनके साथ टाइम पास कर रहा था साहब। लेकिन एक लड़की मेरे पीछे पड़ गई, जिद करने लगी कि शादी करना है, शादी करना है। फिर मैंने उसको मार दिया। ऐसा करते करते 5 लड़कियों की जान लेनी पड़ी। तुलसी मिश्रा, उसे क्यों मारा? मेरा और उसका सेटिंग हो गया था। आज एक फोन आया था मेरठ से, पुलिस वाले का था, पूछ रहे थे किसी विश्वास कुमार के बारे में। फिर तुमने क्या कहा? हम क्या कहते, हम कहाँ जानते हैं कि कौन है विश्वास कुमार। हाँ लेकिन बोल रहे थे कि खून किया है उसने। वो लोग जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो नंबर तुम्हारा है ना? मुझे लगा ये कभी न कभी पुलिस के सामने अपना मुंह खोल देगी, लेकिन दिल्ली से खाली हाथ जाता तो कहाँ जाता। हम लोग कहीं बाहर गांव जाएंगे, शादी करेंगे, उधर मस्ती से रहेंगे। लेकिन शादी घर गृहस्थ बसाने के लिए पैसे लगते हैं। तभी तो कह रहा हूँ इस बार कुछ बड़ा हाथ मारना है। देख तुझे क्या करना है, लेकिन हमारी एक शर्त है, कोई खून खराबा नहीं। प्रॉमिस। ये ले उस घर की डुप्लीकेट चाबी, लेकिन जो हमने कहा था याद है ना? हाँ टेंशन मत ले। कौन है? तू यहाँ क्यों आया? चोरी करने आया है कमीने? रुक! कैसे? साले बुड्ढे। फिर तुलसी गायब हो गई, और जब आप उसको ढूंढ करके लाए उसके बाद हम तुलसी को मिले थे। तूने कहा था कि कोई खून खराबा नहीं होगा, तीनों को मार दिया तुमने। अरे बाबा वो एक्सीडेंट था, गलती से मर गए। गलती तुमसे नहीं हमसे हुई है, और अब हम सुधारेंगे अपनी गलती। हम सब बताएंगे तुम्हारे बारे में पुलिस को, तू बस देख। अब तुलसी मेरी बात सुन। हम क्या करते साहब, कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हमारे पास ऑप्शन है, फांसी का फंदा। साहब साहब